नुकसान हुआ है और हो रहा है। हमारे मीडिया के दोस्तों उसको कवर करते आ रहे हैं। आपने देखा कि कैसे चाहे वो हमारा गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियल बर्स्ट हो या वो हमारा पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सैलाब आया और 400 के करीब लोगों का जो नुकसान हुआ, और उसके फ़ौरन बाद जो पंजाब में बारिशों के साथ साथ दरिया में रिवराइन फ्लडिंग, और वो भी रिवराइन फ्लडिंग हमारे अजान का इंतज़ार करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपसे कुछ देर पहले कोटरी बैराज का, गुड्डू बैराज का दौरा किया। ये मनाजिर आप देख भी सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान और जनूबी पंजाब के इलाकों का दौरा किया था और आज सिंध के जो बैराजेस हैं, जो डैम्स हैं, उसमें गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। उन वज़ीर आला सिंध के खबर आपसे कुछ देर पहले गुड्डू बैराज के विज़िट के मनाजिर आप देख सकते हैं। सिंध में बारिशों का सिलसिला जारी है। जो मनाज़िर आप देख सकते हैं उसमें भी गहरे बादल आपको आसमान पर छाए हुए नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो को गुड्डू बैराज पर सैलाबी पानी की आमद की सूरत हाल से आगाह किया और जो तैयारियाँ सिंध हुकूमत ने की हैं सैलाब से निमटने के लिए, उसके हवाले से उन्हें तफसीलात फराहम की। कहाँ कहाँ रेस्क्यू रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, कैसे कच्चे के इलाके पहले ही खाली करा लिए गए हैं और कहाँ दरिया से मुत्तसिल आबादियों को रेस्क्यू कराने के इंतजाम क्या हैं, इस हवाले से उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग दी। अब से कुछ देर पहले के मनाज़र आप देख सकते हैं। गेट्स खोले जाने, गुड्डू बैराज पर किस तरह फ्लड को कंट्रोल किया जाएगा, कितना पानी आ सकता है और आगे भेजा जा सकता है, कब तक ये पानी पहुंचेगा, इस सब पर ब्रीफ किया गया वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी को। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को दी जाने वाली ब्रीफिंग के मनाज़र आप देख सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 2 रोज़ कबल, बल्कि हफ्ते के रोज़ से पंजाब के मुख्तलिफ सैलाबी इलाक़ों का दौरा किया, वहाँ रेस्क्यू रिलीफ वर्क्स का जायज़ा लिया। मुज़फ़्फ़र कर सबसे पहले पहुँचे थे, गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान पहुँचे थे चेयरमैन पीपल्स पार्टी। वहाँ पर उन्होंने जो रेस्क्यू रिलीफ की कार्रवाइयाँ हैं उनका जायज़ा लिया, लोगों की शिकायत सुनी और इस हवाले से उनका ये कहना था कि सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और जो बिलावल ने एक बार फिर गुफ्तगू का आगाज़ किया, आपको सुनवाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान, पख्तूनख्वा और फिर पंजाब में जिस तरीके से रिवराइन फ्लडिंग शुरू हुआ है और जिस स्केल पे, द स्केल ऑफ द डिज़ास्टर, जो इलाके मुतासर हुए हैं, जितने लोग मुतासर हुए हैं और जिस at the pace of which this water is coming down, अभी पंजाब में ऐसे कुछ इलाके हैं कि 15 से ज़्यादा दिन वहाँ के अवाम डिस्प्लेस्ड हैं, कैंप्स में मौजूद हैं और ये पानी आगे बढ़ता आ रहा है। मैं कसूर में ख़ुद होके आया हूँ पिछले हफ्ता, तब उस वक्त कसूर में भी हाई फ्लड जारी था, लोगों को रेस्क्यू किया था। अब मैं कल मुल्तान से होकर आया हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। कल जलालपुर डूब रहा था और आज वो शेरशाह को ब्रीच भी करने जा रहे हैं, जिससे मज़ीद मुश्किलात और मसाइल पैदा होने के इम्कान हैं। आज मैं सिंध पहुंचा हूं, हम गुड्डू बैराज मुझे ब्रीफिंग दिया गया है और आज और इसके बाद इधर सखर बैराज पे ब्रीफिंग दिया गया है। मैं सबसे पहले चीफ मिनिस्टर से उनके तमाम वज़ीर, उनके फोकल पर्सन्स, उनके पूरा टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस मेहनत के साथ वो आज से 15 दिन से सिंध का तैयारी कर रहे हैं कि हर सूरत जो भी सूरत हाल पैदा हो, हम चाहिए रहते हैं कि हम उसके लिए तैयार हो। एंड जो मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक्त तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयारी मौजूद है, लोग आर ऑन द ग्राउंड,
in their district, taking care of their people. We are bracing ourselves کہ جیسے یہ پانی ہمارے طرف بھرتے آئے گا کہ اس سے ہم آئی تھنک خاص طور پہ سندھ میں اس لیے کہ ہمارے ہاں سپر فلڈ بھی ہوئے ہیں اور اتنے سارے ہم نے مشکل وقت دیکھے ہیں کہ جب سپر فلڈ کے کم ہو تو ہمارے لوگ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کہ ہمیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے. فلڈ تو فلڈ ہوتا ہے, سپر فلڈ میں اوبیسلی سپر نقصان ہوتا ہے, لیکن اب مسائل ہر پوائنٹ پہ ایوری ایونچویلٹی میں مشکلات تو عوام کے لیے, خاص طور پہ غریب عوام کے لیے اور وہ لوگ جو دریا کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے تو پیدا ہوتے ہیں, چاہے وہ میڈیم فلڈ ہو, چاہے وہ ہائی فلڈ ہو, چاہے وہ خدا نہ خواستہ ویری ہائی فلڈ اور سپر فلڈ ہو, وہ لوگوں کے مشکلات ہوں گے. میرا ہے ابھی تک آج تک جو ہمارے کچے میں رہنے والے بھائی بہن ہیں, جس سیریسنس کے ساتھ ہمیں اپنا ایویکیویشن کرنا چاہیے, جس طریقے سے لوگوں کو آگے نکلنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. ان کو تعاون کرنا چاہیے انتظامیہ کے ساتھ, لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, صوبائی حکومت کے ساتھ, کہ ہم نے آپ کے لیے ایسے سائٹس کریٹ کیے ہیں جہاں آپ محفوظ ہوں گے, آپ کے جانور کے لیے سارے فیسلٹیز موجود ہوں گے, آپ کے خاندان کے لیے شاید فیسلٹیز موجود ہوں گے, مگر ساتھ ساتھ ہمارے ٹیمز are stationed at every point and انشاءاللہ تعالی ہم اس فلڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے پورا صلاحیت ہے, پوری تیاری موجود ہے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو آپ نے اویئرنیس شروع کیا ہے وہ اویئرنیس جاری رکھے اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس سیلاب کا مقابلہ کریں گے. میں وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرتا آ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ ایک ڈیلے ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کہ جو اضلاع متاثر ہوئے ہیں اور آگے جا کے ہونے کا امکان ہے, لیکن جو ابھی تک جن ڈسٹرکٹس میں جن کے لوگ متاثر ہوئے ہیں, چاہے وہ گلگت بلتستان ہو, چاہے وہ پختونخوا ہو, پنجاب کا سینٹرل پنجاب سے ہوتے ہوئے اب ساؤتھ پنجاب تک پہنچ چکا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو جو کیش ٹرانسفرز اور امدادی مالی مدد جو پہنچا سکتا ہے, پہنچانا چاہیے تھا, وہ آج تک نہیں ہوا ہے. اس کا میرا سمجھ سے باہر ہے. میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی ریکویسٹ کیا ہے, پرسنلی ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کا سب سے ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے کہ وہ فوری طور پہ آپ یہ مدد ڈائریکٹلی متاثر لوگوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں اور آپ نیڈی لوگ تک, عوام تک پہنچا سکتے ہیں. تو میں وہ مطالبہ آپ کے سامنے بھی دہرانا چاہوں گا کہ پنجاب کے عوام اب 2 ہفتے سے اپنے کیمپس میں موجود ہیں. آپ جتنے بھی کوشش کر رہے ہوں گے انتظامیہ کی طرف, حکومت کی طرف, کہ آپ ان کو ریشنز پہنچائیں, مدد پہنچائیں, وہ ناکافی ہوگا. ہمارے پاس یہ ایکسپیرینس رہ چکا ہے. ہمیشہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام استعمال کیا گیا ہے. پچھلے سیلاب میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنوبی پنجاب, بلوچستان, سندھ میں جو جس قدرتی آفت کا ہم نے سامنے کیا, اس وقت بھی میں وزیر خارجہ تھا, تو وزیر اعظم نے ہی ہدایت دیا اور اس کے مطابق یہ ریلیف ایفرٹ شروع ہوا. آج بھی میرا ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پہ پنجاب کے عوام کے, باقی صوبوں کے عوام کے لیے یہ تو فیسلٹی شروع کرے, اور آگے جب سندھ تک یہ سیلاب پہنچتا ہے اور ڈپینڈنگ آن دا لیول اینڈ دا ایریاز افیکٹڈ, ہم ان ادھر کے لوگوں کے لیے بھی یہ ریکویسٹ دہرائیں گے. ساتھ ساتھ جو تباہی پاکستان کی زرعی شعبے کو, پنجاب ہمارے ملک کا بریڈ ہے, اور جو نقصان پاکستان کا زراعت کو, پاکستان کا کسان کو اس وقت وہ پہلے سے ہی مشکل میں تھے اور اب مزید مشکل میں ہے. میں ایک انالیسس پڑھ رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ 1.5 بلین ڈالرز کا نقصان ہوگا پاکستان کی زرعی معیشت کو. اس لحاظ سے میرا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ رائے ہے کہ ہمیں ملک بھر میں زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے, اور جو بھی وفاقی حکومت سے کی طرف سے ہو سکتا ہے, صوبائی حکومتوں کی طرف سے ہو سکتا ہے, ہمیں اپنے پاکستان کے کسان کو مدد
करना चाहिए और आप ये ना समझें कि आप सिर्फ उन लोगों को मदद कर रहे हैं जो इस सैलाब को से मुतासिर हुए हैं। अगर हम आज हमारे किसानों को ये सहारा पहुंचाए, इनका हाथ पकड़े, तो ये पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में हमारे मीशत के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा, हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। इसलिए आने वाले अगले साल में मैं देख रहा हूँ कि ये मुश्किलात फूड सिक्योरिटी से ले के ज़राई शोबे में जो इश्यूज़ है वो सामने आएंगे और उनका हमें मुकाबला करना पड़ेगा। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने खुद देखना है, थोड़ा जायज़ा लेना है हमारा सखर बराज का। जैसे होगा हमारा वैसे जो इरिगेशन का मिनिस्टर है बहुत मेहनती है और इस वक्त भी जब से ये सिलसिला शुरू हुआ ही इज़ बिन ऑन द ग्राउंड। मुझे ब्रीफिंग में बताया जा रहा था कि हमारा 16 गेट्स को बराज से रिप्लेस किए गए हैं, जिसका हमें फ़ायदा हुआ है इंशाअल्लाह ताला। जैसे ये सैलाब गुज़र जाता है और आगे जाके हम मज़ीद जो हमें इम्प्रूवमेंट्स करने हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो भी हम करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम से को इस कुदरती आफत से बचाए और पाकिस्तान के अवाम से अपील करते हैं कि यही वक्त है जब कौम को टेस्ट किया जाता है और सबको अपने इख्तलाफात भूल कर भाई हो के शाना बिशाना खड़े हो के कुदरती आफत का मुकाबला करना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम में, इस मुल्क में वो सलाहियत है। हमने माजी में इस किस्म की मुश्किलात देखे हैं, इसको भी इंशाअल्लाह ताला इसका मुकाबला कर लेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरा इन्फॉर्मेशन का कोई स्पोक्स पर्सन है सर हमारे? अच्छा, स्पोक्स पर्सन जो मौजूद है हमारे मेयर साहब, वो फिर कंडक्ट करे मेरा। मैंने देखा कि आप पूरे पाकिस्तान से विजिट करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, तो सिंध हुकूमत का काफ़ी एक्सपर्टीज़ हो गई थी सैलाब के मामले में, कि आपने पंजाब गवर्नमेंट को ऑफर किया कि वो आपसे किसी की एक्सपर्टीज़ ले लेती, शायद इतने शहर ना डूबते। दूसरी बात, अब तक सिंध पे प्रेशर था कि वो डैम बनाए, तो क्या आप पंजाब में डैम बनने चाहिए ताकि एक तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के हुकूमत में, पंजाब का इरिगेशन डिपार्टमेंट में इतना सलाहियत है कि वो अपने हालात को पता होते हुए इस सैलाब का भी मुकाबला कर सकते हैं। वैसे जाम खान साहब पंजाब का इरिगेशन वज़ीर से राब्ता में हैं, वो मुसलसल बात भी करते हैं। पिछले हफ्ता आप कहाँ गए थे? हैदराबाद, पजनत गए थे अपने इश्यूज़ के लिहाज से, ताकि हम खुद देख सकें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनका जो बातचीत चलता रहता है, अगर उनको हमारा ज़रूरत है या हमें उनसे कोई मदद की ज़रूरत है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक डैम के सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो पॉलिटिकली, टेक्निकली और फीज़िबल डैम्स है, हम उनके हक़ में हैं। बड़े बड़े डैम्स कायदे अवाम से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर ज़रदारी के वक्त तक हमने या बने हैं या शुरू किए हैं। ये डामर बादशाह के लिए जो सब चंदा मांग रहे थे, इसका फाउंडेशन स्टोन, इसका काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था। जो मुतनाज़ा डैम्स है, जिनकी वजह से ना सिर्फ इलाकों को ख़तरा होते हैं मगर वाटर सिक्योरिटी में मुश्किलात का सामना आता है, जहाँ लोअर रिपेरियन का हक़ मारा जाता है, जिस पे सियासी ना कंसेंसस हो, जिस पे ना टेक्निकल कंसेंसस हो, ना फिजिकल कंसेंसस हो, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे हर अवामी इशू पे आवाज़ उठाते हैं, उस पे भी हम आवाज़ उठाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इस सैलाब के नतीजे में जो इस वक्त रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब हो रहा है, तो ये समझ से बाहर की बात है कि इंडस पे डैम बनाने के ये शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। और पूरा कौम में जब एक आफत का मुकाबला कर रहा है, तो ये कौन है जो बार बार इस किस्म के प्रपोजल्स फ्लोट कर रहे हैं, जो ना सिर्फ सूबे में इख्तलाफ पैदा करते हैं मगर जो पाकिस्तान का अपना केस है इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक, और जो मोदी सरकार ने सिंधु पे तारीखी हमला किया है। हम चाहते हैं कि चारों सूबों भाई होके मोदी का जवाब दे, तो आपस में ना लड़ने का कोई वजह है। देयर इज़ नो रीज़न। सैलाब 3 दूसरे दरिया में इस वक्त
गुज़र रहे हैं। सैलाब गुज़रने के बाद जितने भी आपने मुतनाज़ा बातें छेड़ने आप छेड़ें, आप बात करें, हम भी बात कर सकते हैं। जहाँ तक पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने सुना है कि वहाँ वो अपना पॉलिसीज़ रिव्यू करने की सोच रहे हैं कि जिस तरीके से रिवर बेड पे हाउसिंग सोसाइटीज़ और दूसरी चीज़ें शुरू किए गए, ये मौसमी तब्दीली के बाद हम सबको अपना पॉलिसीज़ को रिव्यू करना पड़ेगा। हम भी सोच रहे हैं कि कैसे हम सक्कर बराज को बेहतर फ़ाल कर सकते हैं, हम कैसे अपना जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मज़ीद फ़ाल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपना कैपेसिटीज़ बढ़ाएं। हम समझते हैं कि जो पुराना हमारा कैपेसिटी मौजूद है वो मौसमी तब्दीली से कैपेसिटीज़ के हैं। तो ये सारे काम चलते रहते हैं, मगर ये एक दिन के काम नहीं होते। हर कौम में आप शॉर्ट टर्म काम करते हैं, मीडियम टर्म काम करते हैं और लॉन्ग टर्म भी काम करते हैं। थैंक यू सर। ये बताइएगा कि सैलाबी सूरत हाल की आपको ब्रीफिंग अभी यहाँ पे दी गई सिंध की, तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त क्या तैयारियाँ सिंध की जो की गई हैं, और क्योंकि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से आइंदा 10 साल के लिए भी ये सैलाब मुसलसल अभी आने के खदशात हैं, तो हम लॉन्ग टर्म में क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की और पीपल्स पार्टी की सैलाब के खुसूसी हवाले कर सकते हैं? थैंक यू। जहाँ तक एक तो ब्रीफिंग आज तो बिल्कुल इधर सक्कर पे हो रहा है, लेकिन 2 हफ्ते से मैं जाम खान साहब को तंग करता आ रहा हूँ और हमें मुसलसल ब्रीफिंग्स और इत्तला मिल रहे हैं। इस वक्त हम जो मौजूदा कुदरती आफत का या सैलाब का जो तैयारी कर रहे हैं उसी का कर रहे हैं हंगामी हालात में, वो फुटिंग एंड वो चाहे वो हमारा कैंप्स हो, हमारा फोकल पर्सनस हो, हमारे इवैक्यूएशंस की कोशिश हो, हमारा फैसिलिटीज़ मौजूद हो, या फ्लड फाइटिंग के लिए जगह जगह जो हम चीज़ें पहुंचा रहे हैं ताकि हम चाहे वो पत्थर हो या जो भी हो, जो एवरीथिंग इज़ पोजीशन इन द राइट स्पॉट्स। हमारा 45 सॉरी, थैंक यू फॉर द करेक्शन, 45 जो ऐसे स्पॉट्स हैं जो ख़तरे के स्पॉट्स हैं जो हम उसको देख रहे हैं। जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की जो मंसूबे हैं वो सिंध हुकूमत पहले से इस सैलाब की वजह से नहीं, मगर इसलिए कि हम चाहे वो मानसून की वजह से या वो रिवराइन फ्लड का हम आदि है, उसके लिए काम चलता आ रहा है। गुदू पे चल रहा है, इधर सक्कर पे चल रहा है। जैसे मैंने बताया था आपको, 16 गेट्स को हमने इधर चेंज किया है, ऑटोमाइज़ किया है। गुड्डू पे भी उन्होंने भी ऑटोमाइजेशन का जो फैसिलिटी है वो शुरू किया है। मज़ीद ऐसे काम आर इन द वर्क्स। बिल्कुल हम सपा से फोकस करें। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर के सवाल है, ये सिंध के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है और ये पूरा मुल्क के लिए एक मसला रहा है। आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले एक्चुअली जब से फॉल ऑफ काबिल हुआ, चाहे वो नेशनल असम्बली हो या इधर मेरे जलसे जुलूस में हो, मैं मुसलसल ये बात उठाता आ रहा हूँ। कुछ सुनने वाला कोई नहीं था कि ये जो फॉल ऑफ काबिल हुआ है और उसके नतीजे में जो हथियार और जो रिसोर्सेज अफ़गानिस्तान में, मैंने एग्जैक्टली ये कहा था कि ये हथियार जो इन्होंने उधर छोड़ा है ये ना सिर्फ दहशतगर्दों के हाथ आ जाएंगे, मगर ये हमारे दूसरे जो लॉ एंड ऑर्डर में मसाइल पैदा होते हैं उन ग्रुप्स के पास ये हथियार आ जाएंगे। और हमने ये देखा। मगर मैं जो सिंध पुलिस है, जो CM सिंध ने इस इलेक्शन के बाद कोशिशें की है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर मैं इंटरिम गवर्नमेंट के क्राइम रेट्स को और इस वक्त के क्राइम रेट से कंपेयर करूँ तो काफ़ी फ़र्क आए हैं, मगर मज़ीद बेहतरी की ज़रूर गुंजाइश है। मैं चाहूँगा कि जो हमने लॉ एंड ऑर्डर पे काबू किया था इंटरिम गवर्नमेंट आने से पहले, हम वो सूरत हाल एक बार फिर वापस लेकर आए। उसके लिए ज़रूरी है कि सुबह आपस में कोऑर्डिनेट करें। ये नहीं हो सकता है कि हम कश्मीर पे हालात के हमारे हाथ में पूरी तरीके से
वो काबू नहीं होंगे जब तक खान और कश्मीर के जो इंतज़ामिया हैं वो पूरा तावन के साथ काम करें। माजी में हमने ये किया है और उम्मीद है आगे जाके ऐसे ही होगा। मैं उस तरफ था तो जनूबी पंजाब में भी उनके कच्चे के टैकल्स ने बहुत बड़ा हमला किया जिसका हम मज़म्मत करते हैं। और आज ही मुझे SP घोटकी बता रहा था कि उनके कोऑर्डिनेशन है। ऑब्वियसली इस वक्त जो कुदरती आफत चल रहा है, जो सैलाब हो रहा है, तो हमारा फोकस लोगों का जान बचाने पे है। और जो लॉ एंड ऑर्डर के ऑपरेशंस होते हैं या दहशतगर्दों का या इन ग्रुप्स का मुकाबला करने की बात है, इंशाअल्लाह ताला ये कुदरती आफत को गुजरने दे और फिर हम सही तरीके से कर दें। जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है अभी सैलाब की सूरत है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पेश की इकदाम नहीं उठाए जाते। कच्चे में जो है ज़मींदार बंद बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिए कि ये बंद तोड़े जाए, हटाए जाए, जंगलात ख़त्म किए गए हैं, बंद मजबूत नहीं है। और दूसरी यहाँ पे पुल बनाई गई है लाड़काना खैरपुर वाली, वहाँ पे वो कंजस्टेड है और अगर खुदा न खासा सुपर फ्लड आता है तो फिर पानी का जो दबाव है वो सखर और लाड़काना के दरमियान में रहेगा और बहुत नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पेश की इक़दाम करने चाहिए ताकि हुकूमत इस तरह के सैलाब को मुँह देखा। ओके, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। जहाँ तक कच्चे में जो छोटे मोटे बंद भी बने हुए हैं, हम तो इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, हम समझते हैं कि दरख्त ज़रूर लगाए ये सब कुछ, लेकिन ये तो मेरा सैलाब तो नहीं रोकते। और वो सूरत हाल हैं, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट का कहीं ऑर्डर है उस पर अमल दरामद ज़रूर होना है। जहाँ तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो पंजाब का ब्रिजेस हो या सिंध के ब्रिजेस हो, ख़ास तौर पे वो ब्रिजेस जो इंडस पे बने हैं या दरिया के उस तरफ जाने के लिए बने हैं, उन पे हमें, जैसे हम चाहते हैं कि इवन सखर बराज का कैपेसिटी हम बढ़ाएं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर करें, वैसे हमें तमाम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को पोस्ट क्लाइमेट चेंज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अडेप्ट करना पड़ेगा। और उसमें उसके लिए हमें अपना जो पुराने ब्रिजेस हैं उनको, जैसे जाम खान मुझे बता रहा था, डाइक टू डाइक बनाना पड़ेगा। जो नया हमारा कश्मीर का जो ब्रिज बन रहा है वो उसी तरीके से बन रहा है। और हम अपना पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल द वे बैक टू जो सकर बराज 1930s में हमारा बना है, इसको रिव्यू कर रहे हैं कि कैसे हम अपना वसाइल में रहते हुए इनको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। चेयरमैन साहब ने विजिट करना है। आपने फाइट की, अब ये अभी जारियत की है और उसके बाद आप वहाँ पे फील्ड नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल कर रहे भाई। ऑब्वियसली इस वक्त तो कुदरती आफत हमारे यहाँ से गुज़र रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे मेरा यहाँ होना ज़रूरी है। केस तो हम प्लीड करते रहेंगे। हमें अपना सिंधु के लिए जदोजहद, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या आलमी सतह पे हो, हम ही सिंधु का आवाज़ है और हमें अपना इंडस के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, कोई और तो नहीं करेगा। जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी या सिंतास मुआहिदा के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पूरे पाकिस्तान का मजबूत मौक़िफ़ दुनिया के सामने आया है। अनफॉर्चुनेटली आपने ये इज़राइल मॉडल देखा है कि उन्होंने फ़लस्तीन से ये शुरू किया कि खाना पीने के सामान किसी इलाके को बंद करे, तो मोदी ने उसी का नकल करते हुए ये सोचा कि आलमी कानून तोड़ दे। अपना ही किया गया ट्रीटी सिंतास मुआहिदा को तोड़ के वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को या सैलाब में डुबा दे या इनको प्यासा छोड़ दे। इसका मुकाबला इंशाअल्लाह ताला हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। हम भारत को ये इजाज़त नहीं देंगे। भारत के पास दो ऑप्शंस हैं, या इनको सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा आलमी कानून के मुताबिक और इस सिंतास मुआहिदा के मुताबिक अमल दरामद करना पड़ेगा, या 6 के 6 दरिया जो है, जो लोअर रिपेरियन का हक़ है पाकिस्तान का, फिर वो 3 पे नहीं, वो 6 दरिया पे होंगे और वो केस भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इस किस्म की जो जदोजहद होते हैं वो एक दफ़ा जाके कोई आवाज़ उठाने से नहीं होता है। हमें मुसलसल इस इशू को उठाना चाहिए। और मैं आपको भी, पाकिस्तान के अवाम को भी अपील करता हूँ कि इस इशू पे सिंधु के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप हमारे साथ थे। इंशाअल्लाह ताला हम एक हो के पूरी दुनिया को उजागर करेंगे और हाईलाइट करेंगे कि ये जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।
Last तो question. आखिरी क्वेश्चन पर मैंने सखर को बराज देखना है। काफ़ी अरसे से बातें चल रही थी कि सखर बराज की जगह मुतबादिल बराज बनाया जाएगा, तो इसकी एक्सपायरी डेट भी आ चुकी है और कमज़ोर भी है। हर आए रोज इसके दरवाजे तब्दील हो रहे हैं, कभी कोई और चीज़ें हो रही हैं। इस पर वर्किंग आपकी हुकूमत भी चल के नहीं हो पा रही, क्योंकि 84 सो जहाँ तक सखर बराज को बिल्कुल ही रिप्लेस करने की बात है, ये बहुत ही बड़ा मंसूबा है। जब तक जहाँ ये एक बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म ख्वाहिश हो सकता है, जो हम गेट्स रिप्लेस कर रहे हैं, जो ऑटोमाइजेशन हम कर रहे हैं, अभी उन्होंने पूरा दिखाया कि कैसे उन्होंने पहली दफ़ा 1930s के बाद इसको पूरा सील करके जो बेस है हमारा बराज का, उसका भी जायज़ा लिया। इन तमाम एफर्ट्स, तमाम ख्वाहिश ये है कि हम अपना बराज का ना सिर्फ कैपेसिटी हम चाहेंगे कि वो हम उसकी तरफ भरे और वो बढ़ाए, मगर इसका लाइफ हम बढ़ाए। और इस वक्त जो इक़दामात सिंध हुकूमत ने उठाए हैं, उस जो एनालिसिस किए गए हैं, जो कंसल्टेंट्स ने इस पूरा देख के हमें एनालिसिस दिया है, उन्होंने हमें है कि इन इक़दामात की वजह से हमने अपना लाइफ लॉन्जेविटी इसका बढ़ाया है। मज़ीद 30 साल बाद हमने क्या करना है, या उस 30 साल के लिए हमने क्या तैयारी करना है, वो ज़रूर ऑब्वियसली कोई अकेला हुकूमत नहीं कर सकेगा। हमें मिल के वफाकी हुकूमत के साथ मिल के ऐसा बड़ा मंसूबा लेकर आना पड़ेगा। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इस स्ट्रक्चर पे जो काम हुआ है, इंशाअल्लाह ताला जो आने वाले सैलाब है, इसको हम बड़ा आसानी के साथ इसका मुकाबला करेंगे। एक बात मुझसे रह गया जो मैं चाहूँगा कि मैं आखिर पॉइंट कह के वाइंड अप करूँ कि आपने इंटरनेशनल का बात किया। देयर आर डिफरेंट फेजेस फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ। एक होता है रेस्क्यू, फिर होता है रिलीफ, फिर होता है रिकन्स्ट्रक्शन। तो इस वक्त हम रेस्क्यू में भी है और रिलीफ में। तो मैंने कल भी रिक्वेस्ट किया, आज भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आलमी सतह पर जो पाकिस्तान ने अपील करना है, यूनाइटेड नेशंस की प्लेटफॉर्म के थ्रू जो क्राइसिस अपील करना है, जो हमने पिछली दफ़ा किया, हमने ना सिर्फ रिकन्स्ट्रक्शन के लिए किया मगर रिलीफ के तौर पे किया, वो भी उस पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का स्टाइपेंड का ताकीर है। और वो अपील भी मैं समझता हूँ कि शुरू दिन से होना चाहिए था, और अगर तब नहीं तो आज भी फॉरेन ऑफिस और इस पे काम करना चाहिए। और इंटरनेशनली अपील का अगर हम मदद मांगेंगे तो मदद वो पहुँचेंगे, मदद नहीं मांगेंगे तो उस अंदाज से और उस तरीके से वो मदद नहीं।